ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा बेटा जो है वो नीट में सक्सेस हुआ है जी बिल्कुल। और मैं आप दोनों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने पूरा अपना फोकस रखा बच्चे पे और बहुत बहुत धन्यवाद। उसको सही गाइडेंस मिली तो वो इस मुकाम पे है आज तक। एलसीएस की टीम का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है। केटी सर, घनश्याम सर का तो नाम लेते नहीं थकता ये। तो बहुत बहुत थैंक यू सर आप लोगों का भी। और मैम सब बच्चे की It's a- आप लोग की मतलब आप लोग के पेरेंट्स लोग की जो गाइडेंस होती है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है ना। पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो कहीं ना कहीं इस बच्चे में जो हार्डवर्क की टेंडेंसी थी, बच्चा बहुत कल्चरल है। जी, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट देखा था आपने तब? मेरे को बहुत, जैसे मैंने फोटो में इसके अखबार में देखी ना इसकी फोटो, तो मैं इतनी खुश हुई मैंने कहा हाँ तो मुझे बहुत आनंद, ज़िंदगी का सफल मिल गया मेरे को तो यही है ना। और मैं इसको देख के फिर मेरे को लगा चलो बच्चे ने भी मेहनत करी, बहुत मेहनत। लेकिन हाँ नहीं इसको पढ़ने में वैसे कुछ कहना नहीं पड़ता हम, नहीं भाई तू पढ़ जल्दी कर, अपना करता रहेगा, अपने आप उठ जाएगा, अपने आप पढ़ेगा, अपने आप करेगा सब। इसका ये अपना प्रयास है, बहुत अच्छा लगा। जो उसकी टेंडेंसी होती थी कि टीचर्स को बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह रिस्पेक्ट देना, उनकी बात को मानना, उनके सारे सजेशन को सीरियसली लेना और उस पर काम करना, ये जो इसके अंदर हैबिट आप लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मैम, हाँ बट हाँ थैंक यू सो मच। बट ये एक अच्छे पेरेंटिंग की बहुत बड़ी निशानी होती है मैम, है ना। नीट जैसा एग्ज़ाम जहाँ 20 से 22 लाख बच्चे मैम अपीयर होते हैं, उसमें सेलेक्ट होना अपने आप में लाइफ में एक वन ऑफ द बिग अचीवमेंट्स है, एक माइलस्टोन है लाइफ का, है ना। मतलब बहुत टर्निंग पॉइंट है डेफिनेटली। यहाँ से बच्चे के पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है मैम कि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट करके जब बच्चा एग्ज़ाम क्लियर करता है तो उससे लाइफ में कॉन्फिडेंस मिलता है आगे की चीज़ों को क्लियर करने का, है ना। तो डेफिनेटली आप लोग का इसमें बहुत बड़ा गाइडेंस रहा है। बाकी बच्चे की मेहनत भी बहुत रही है मैम, है ना। डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली मैम। नहीं सर की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। हर्षल का बेस्ट पार्ट हमेशा यही रहा कि उसने टीचर्स का सुना है अपना। बच्चे तो मैम एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद गायब भी हो जाते हैं, एकदम से बात ही नहीं करते। उनको लगता है कि हम सब कर लेंगे, या ना तो पेरेंट्स की सुन रहे हैं कहीं पे, ना ही टीचर्स की सुन रहे हैं। अगर बच्चे रेगुलर टच में भी रहे, मतलब मैम हमने एक्सपीरियंस किया 8-10 साल पढ़ा के ये सीखा है कि अगर बच्चा रेगुलर टच में भी रहे तो एग्ज़ाम को क्लियर करना उतना बड़ा टास्क नहीं है, अगर बच्चा टीचर्स की सुने, पेरेंट्स की सुने और गाइडेंस को वैसे ही फॉलो करे, है ना, और कोई एक्सपेरिमेंट ना करे, तो इट इज़ नॉट दैट टफ। बट हाँ ये टफ बन जाता है क्योंकि एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और दूसरी बात कि एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि थोड़ी सी भी आपने केयरलेसनेस दिखाई तो आप भीड़ से बाहर हो सकते हो। एनीवे हर्षल आप इधर आओ, आपको कैसा फील हो रहा है आज हम लोग के आने पे? सर अच्छा फील हो रहा है, सब प्राउड फील कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है कि सब लोग प्राउड फील कर रहे हैं? यस सर, हैप्पीनेस हो रही है अंदर बहुत से? बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा है कि ये प्रिपरेशन वर्थ है? नहीं कर पाते। हाँ मैं तो हाँ एक्सप्रेसिव तो कम है थोड़ा। एनीवे तो अच्छा लग रहा है कि भाई आपके घर पे आए हम लोग इसी हाँ जी दिन सर। के लिए, कहीं ना कहीं आपने मेहनत की थी। यस सर आपके बिल्कुल। मदर फादर को भी प्राउड फील हो रहा होगा, कॉलोनी वालों को भी प्राउड फील हो रहा होगा, यस और नो? यस सर बिल्कुल। Okay. सर बेस्ट पार्ट, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपके मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है एक्चुअली, और इसने मतलब कोशिश ये करी कि मैं मॉक टेस्ट में एक भी नहीं छूटूं। सारे अपीयर हुआ है। वैसे घर पे मैं बताऊं तो ये मेहनत कम ही करता था, बट वो टेस्ट जो दिए ना इसने रेगुलर, Definitely. शायद उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ इसकी सक्सेस में। डेफिनेटली मतलब ये एक्स्ट्रा टाइम आपके सेल्सियस में बिताता था कि वहीं मैं एक्स्ट्रा टाइम में अपना उसको पता था कि मैं पढ़ लूँ वहाँ पे। ज्यादा, तो घर पे आके इतना नहीं पढ़ा इसने, मुझे नहीं लगा कि ये मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कीन लग रहा है, लेकिन वहाँ जो उसने पढ़ा ना वही उसका
नहीं सर, बेस्ट पार्ट यही है कि जो बचपन से एक ही चीज़ सीखते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और मैम अचीवमेंट ये नहीं है कि सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन बहुत लोगों का हुआ, अचीवमेंट ये है कि विद 12th सिलेक्शन हुआ है। बहुत बड़ी बात है और प्लस बेस्ट पार्ट है सर, केवल नीट नहीं निकाला बच्चे ने, नेस्ट का एग्जाम भी क्लियर किया है। हाँ बिल्कुल, बहुत किया इस बच्चे ने। उसके लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने अपने जितने एग्जाम्स दिए सारे क्लियर किए, सारे क्लियर किए। एक एग्जाम इसका ऑल इंडिया रैंक 12 भी है सर। विच एग्जाम? सर DU के अंदर है। DU के अंदर इसका ऑल इंडिया रैंक 12 एग्जाम है। यस, टॉप मोस्ट कॉलेज में इसका ऑल इंडिया रैंक 12 है, विच इज़ ड्रीम फॉर मेनी, है ना। इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हमेशा आपको एक हायर एम लेके चलना चाहिए, एक हायर एम्बिशन लेके चलिएगा तो डेफिनेट सी बात है कि आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह लैंड करिएगा। तो बच्चे ने उस चीज़ का परिचय दिया है और मेहनत भी बहुत की है इसने। और जो टेस्ट का रोल है, डेफिनेटली सर हम लोग बच्चों को ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप मॉर्निंग टू इवनिंग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कोचिंग में स्पेंड करिए, ताकि बच्चे जो है वो टीचर्स के टच में रहे, लगातार डाउट पूछते जाए। यस, और उसी के वजह से मैम हम लोगों ने इस साल डे बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, जिसमें बच्चा रात में जाएगा घर सोने के लिए, बाकी पूरे दिन इंस्टीट्यूट में अपना टाइम स्पेंड करेगा। वहाँ पे रेगुलर टीचर्स वहाँ से गुजरते रहते हैं, वहाँ अपने डाउट्स पूछेगा, वहाँ पे सिंसियरिटी के साथ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में प्रिपेयर करेगा और डेडिकेशन के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के पूरे एफर्ट मारेगा, है ना। हर्षल, नेस्ट का क्या स्कोर है तुम्हारा? सर नेस्ट का स्कोर था 116 मार्क्स, AIR 227। सर ऑल इंडिया रैंक 227 नेस्ट, DU में रैंक 12th और नीट में सिलेक्शन विद अ गुड रैंक, विद अ गुड डिसेंट रैंक, और वो भी विद क्लास 12th। सर मैं इसको अचीवमेंट मानता हूँ। सर आप बहुत से बच्चों को देखे होंगे 2 साल हो गए ड्रॉप करते हुए, उनको आइडिया ही नहीं है कि आईसर का एग्ज़ाम होता है, नेस्ट करके भी कुछ एग्ज़ाम होता है। बस वही एक होता है ना कि बस हाँ किसी ने कह दिया नीट निकालना है तो बस आ रहे हैं, कोई वो प्रॉपर डायरेक्शन है ही नहीं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो हर्षल का ये जो मेहनत है सर, ये काफ़ी अप्रिशिएबल है। और हर्षल कब से मतलब तुम्हें मेहनत कर रहे हो? सर 10th के बाद मुझे एक्सप्लोर करने को मिला और बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने, बहुत सारी काउंसलिंग्स ली, एंड देन उसके बाद मुझे ये जो प्रिपरेशन है, नीट की प्रिपरेशन, इसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। और जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं वो सब लिंक्ड हैं, पढ़ाई तो सेम ही है। बहुत अच्छी बात। और ये इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कि बाकी सबकी जो तैयारी है वो इसके साथ ही हो जाती है। तो इससे 11th से ही मैंने शुरू किया और उसके बाद ये रिजल्ट्स आए अभी। Actually, we also do not know about the ISER and NEST exam. He only explored it. explored it. इट्स अ बिग थिंग कि एटलीस्ट स्टूडेंट इज सीरियस कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स एक्सप्लोर करनी। और बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सारे एग्जाम्स जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट अभी तो आप कॉलेजेस के लिए कंपटीशन फाइट करो बेटा अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, आगे चल के आप ग्रेजुएशन के बाद, है ना, जॉब्स के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर फाइट करोगे तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि जब आपके एग्जाम्स निकलेंगे तो सारे एक साथ निकलेंगे, है ना। वो एक थ्रेशोल्ड होता है, वो एक नॉलेज का ना लेवल होता है, एक प्रैक्टिस का, एक एक्सपर्टीज का लेवल होता है। जैसे ही आप उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हो उसके बाद आपके सारे एग्जाम्स क्लियर होंगे। और जब तक आप उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर रहे हो तब तक आपको हर जगह डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, है ना। इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात। क्योंकि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक्स क्लियर है तो हम कोई एग्जाम्स फाइट मतलब रट्टाफिकेशन, क्रैमिंग नहीं होनी चाहिए, जस्ट नहीं होनी चाहिए डेफिनेटली। तो बस ही ऑलवेज ट्राइज टू गो इनसाइड एवरीथिंग। ही हैज अ रिसर्च मेंटालिटी। इनफैक्ट सर मुझे तो लगता है कि वो तो एम्स नर्सिंग वाला एग्जाम सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, नहीं तो ये इसमें भी निकाल लेता है। रैंक 2 या रैंक 3, रैंक 1 कुछ ना कुछ इसका होता है ना। एंड डेफिनेटली इसने कभी भी रोट लर्निंग नहीं की है, हमेशा चीज़ों को समझा है। इनफैक्ट हर वो बच्चा जो क्वालिफाई किया है, जो एक अच्छे लेवल पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेके जा रहा है, उसने कहीं ना कहीं रटने से ज़्यादा समझने को तवज्जो दिया। क्योंकि जनरली हम लोग एक माइंडसेट बना लेते हैं कि नीट में रटना होता है, सिर्फ रटना होता है ना। रट के आप बायो भी नहीं पढ़ सकते, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट रट के बायो भी आप क्लियर नहीं कर सकते। फिजिक्स केमिस्ट्री तो दूर दूर तक स्कोप ही नहीं है। कहना चाहूँगी सर कि ज़्यादातर ये होता है कि पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, कोचिंग्स का भी रहता ही, क्योंकि रिजल्ट तो देखो सबको चाहिए रहता है। बट ही ऑल्सो हैव टेकन ऑल द एक्टिविटीज़ विद नीट। मतलब हमने इसका कुछ भी बंद नहीं किया, ना तो ये टीवी देखना बंद हुआ, ना ये घूमना, मूवीज़ भी देखी इसने,
मतलब हम बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं हमने इस पे डाला है, इसने सब कुछ किया है, इसने पूरे वर्ल्ड कप देखे हैं अभी कॉन्सेप्ट डाला पूरे के पूरे। वो पहले ही फॉलो कर दिया। यस ये सुबह से शाम तक इंस्टीट्यूट में रहता था। बस उसके बाद आने के बाद हम उसको बिल्कुल टच नहीं करते थे मैम, कि कहीं ये प्रेशराइज ना हो, इसलिए थोड़ा सा इसके हिस्से की मेहनत मैम हम लोगों ने कर ली थी, है ना। थोड़ा सा क्रेडिट यहाँ मैं लेना चाहूँगा कि 2-5% इसके हिस्से का मेहनत हम लोग कर लेते थे ताकि बच्चे को कम से कम चीज़ें नहीं लगे। मेरी पूरी कोशिश रही है मैम कि फ़िज़िक्स में इसको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़े। मतलब मैंने जो बेयर मिनिमम लेवल होता है नीट का, नीट के PYQ NCERT के प्रॉब्लम से लेके फॉरेन ऑथर्स के प्रॉब्लम तक मैंने इसको कराया है क्लास में, ताकि मेरे बच्चे को कभी ये फील ना हो, मेरे पढ़ाए बच्चे को, कि भाई ये रह गया या वो रह गया। मेरा बच्चा पढ़ाया हुआ हर पेपर के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था। एंड सेम इज़ ट्रू फॉर बायो एंड केमिस्ट्री। सर प्लीज़ आप भी कुछ इसमें। नहीं बिल्कुल सर, हर्षल का हमेशा से यही रहा है कि एनसीईआरटी की हर लाइन को वो समझने की ट्राई करता था, हमेशा उसके पीछे का लॉजिक समझने का ट्राई करता था। ही वॉज नेवर रेडी कि सर मैं इस लाइन को याद क्यों करूं, इसके पीछे का मुझे आप लॉजिक समझाओ, और यही उसके सक्सेस का रीज़न है सर। सर मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। डेफिनेटली सर केटी सर ने कहा कि केटी सर ने बोला कि वो बिल्कुल बेयर मिनिमम से शुरू करते हैं, तो ये बिल्कुल सच बात है कि उन्होंने शुरू में एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स टू पॉन्डर हैं, जो कोई नहीं पढ़ता, वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं, उनसे जो नए कॉन्सेप्ट्स बन के आए इस बार पेपर में वो बहुत काम आया। और उन्होंने इवन इरोडोव, रिचर्ड फाइनमैन तक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब हमको कराई, जिसकी वजह से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ एकदम, और एप्लीकेशंस हमें समझ आई। थोड़ा बहुत तो मुझे आपके बारे में इसने बताया भी है कि ये फिजिक्स मतलब उसको ऐसा करके समझाते हैं कि मतलब जैसे कुछ कोई ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। नहीं, कोशिश रहती आपका जो समझाने का तरीका है वो ऐसा है। मोस्टली बच्चों के लिए डिफिकल्ट रहता है, तो इसके लिए भी था। इसको मैथ्स से शुरू से डर लगता था, मैथ्स एंड फिजिक्स आर रिलेटेड, बट आपसे पढ़ के थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंट हुआ। और एक चीज़ और है कि जब ये पेपर देने जा रहा था, आई सॉ हिम, ही वॉज नॉट फ्राइटेंड, मतलब वो डरा हुआ नहीं था, ही वॉज एक्साइटेड कि आज तो मजा आएगा, पेपर है, फाइनल पेपर है। ये कॉन्फिडेंस ये एक चीज मतलब हमने इसमें देखी। इसके पीछे सर वो मॉक टेस्ट का भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, कॉन्फिडेंस। आप जैसे पिछले 100 दिन एग्जाम देने गए हो तो ये भी कोई नई चीज नहीं है। अच्छा हर्षल, बी ऑनेस्ट, what is your opinion regarding the papers which has been framed in biology and chemistry subject, कि कितना उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई होगी एक एक बायो के क्वेश्चन को फ्रेम करने में? बी ऑनेस्ट, है ना, बिल्कुल कैमरा कॉन्शियस नहीं होना है, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बताना है कि उसमें कितनी मेहनत डाली गई होगी। सर बायो का तो मैं क्या ही बताऊँ सर, हमें पढ़ के लगता ही नहीं था कि ये एकदम हमारा छुआ हुआ कॉन्सेप्ट भी है। लेकिन अगर उसको आप 2 बार पढ़ते हो तो आपको एक चीज़ क्लिक होती है, 3 बार पढ़ते हो तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा और आइडिया लगने लगता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इतना डेप्थ में जाके क्वेश्चंस बनते थे बायो के। लॉन्ग तो वो होते ही थे, लेकिन जो उनकी लैंग्वेज होती थी वो इतनी ट्विस्टेड होती थी कि हम समझ नहीं पाते थे कि ये एनसीईआरटी की लाइन है। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता था। भूपेंद्र सर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो तो बेस्ट ही है अजमेर की, और मतलब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स जो कोई नहीं कर पाता वो हम टच कर पा रहे थे एट द एंड। डेफिनेटली बहुत मेहनत की। हाँ डेफिनेटली। देखो इस बच्चे में ये खूबी है, जो भी पढ़ता है ना इतना मन से पढ़ता है और उसको पूरा उसका समझ, फिर इनको बोल बोल के समझाता है, देखो मैं ये पढ़, मतलब ये कहती थी अरे तू हमको क्या बता रहा है। हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, हाँ बट ये सुनाता था। हाँ। मैं खाना बना रही हूँ, सुनाता। हाँ इसकी आदत थी। इसका भाई आया तो भी उसको टच में नहीं है ये सब, लेकिन ये उसको सुना के ऐसे समझा रहा है, पूछो मत। तो इससे इसका अपना भी रिवाइज हो जाता है, अपने कॉन्सेप्ट। हाँ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर, और इसको सब मतलब उंगलियों पे मालूम था कि किसकी कितनी किस्में हड्डियाँ होती, कितने, सब मुझे बताता था। हालांकि मुझे समझ नहीं आती, लेकिन ये बताता था। इसकी ये आदत है जो इसको, तभी इसका ये ना और पक्का हो जाता कोर्स। हाँ और कोर्स पक्का, और वैसे पेपर देने का डर नहीं रहता। पेपर दे के आया ना, पहले भी हुआ था ना, तो बहुत, मेरा एक भी गलत नहीं है, मेरे सब ठीक है। और अभी भी इसको यही था, मेरा हो ही जाएगा, पर हाँ हो ही जाएगा, मतलब एक था, लेकिन ईश्वर ने दया की, चलो बहुत अच्छा किया। बच्चे की मेहनत, ईश्वर की कृपा, सब। तो बच्चे की मेहनत, ईश्वर की कृपा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं फिर से पेरेंट्स पे आऊँगा। सर कैसा लग रहा है, मतलब हर माँ का, हर पिताजी का, आई नो कि ये एक इमोशनल मोमेंट होगा आपके लिए, होना भी चाहिए, है ना,
कि ये एक इमोशनल मोमेंट होता है हर पेरेंट के लिए कि उनका बच्चा कहीं अच्छी जगह सेट हो जाए। तो कैसा लग रहा है सर एंड मैम? डेफिनेटली मैम आपसे शुरू करूंगा मैं। मैंने पहले कहा ऑब्वियसली देयर इज नो क्वेश्चन, दिस इज नॉट द क्वेश्चन टू आस्क, मतलब हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे जो खुशी हमारे अंदर है बस। इसी और के लिए काम आप करना है। लोगों के लिए बार बार थैंक यू निकल रहा है सर कि आप लोगों ने नॉट एज अ टीचर मेंटर बट एज अ फ्रेंड भी उनको ट्रीट किया ऑलवेज। बिल्कुल, बच्चे ने बहुत मेहनत की है। थैंक यू सर। डेफिनेटली आई विल गिव क्रेडिट्स टू द पेरेंटिंग ऑल्सो, है ना। पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, ब्रिंगिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अपब्रिंगिंग का रोल इन द सेंस कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चा टीचर्स की सुने, उनको पराया ना समझे, उनसे हर अपनी प्रॉब्लम साझा करे। हर्षल ने मेरे से अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स तक शेयर किए हैं, मतलब हर तरह की प्रॉब्लम कि सर मन नहीं लग रहा है या ये करना है सर ऐसे हो रहा है। उसने हर एक प्रॉब्लम शेयर किया है मुझसे, कभी ऐसे नहीं समझा कि डिसरेस्पेक्ट कभी नहीं की, बट वो जो एक गैप होता है ना, कम्युनिकेशन गैप, वो इसने कभी नहीं रहने दिया। तो बहुत मेहनत किया बच्चे ने, बहुत अच्छा बच्चा है मैम। एंड डेफिनेटली आप बाकी पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे मैम कि किस तरह से गाइड किया जाए बच्चों को? बस अपने बच्चे पर आप ट्रस्ट रखिए, उसको सही गाइडेंस दीजिए और बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि प्रेशराइज ना करें बच्चे को। अदर एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो नेसेसरी, ये नहीं कि पढ़ाई है तो सिर्फ पढ़ाई रहने दो, उसको थोड़ा सा रिक्रिएशन भी ज़रूरी है उसके लिए। तो बैलेंस होना चाहिए कुल मिला के। सर आप एक एक्चुअली माइंड को रिक्रिएट करना जरूरी है, उसमें नया मतलब क्रिएशन या नई सोच कैसे डेवलप होगी अगर वो एक ही रूटीन में बन जाएगा ना, तो उसको थोड़ा सा फ्री भी छोड़ना पड़ेगा उसको, मतलब नई चीज़ करने के लिए कुछ फ्रीनेस भी होनी चाहिए। तो वो बैलेंस सब बनाना पड़ता है, पूरे दिन का एक बैलेंस बनता है कि भाई आपको 8 घंटे पढ़ना भी है तो बाकी टाइम आपको फ्री भी रहना है, ताकि नई पढ़ाई या नए कॉन्सेप्ट को आप समझोगे कैसे, वो दिमाग में जाएंगे ही नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गाड़ी लगी हुई उसपे, किसी एक पे नीली बत्ती लगी, लाल नहीं। फिर आप बाहर ही खड़े रहोगे सर। बुला लेना भाई, अंदर नहीं आओगे। तो बोले कौन है, हाँ भगा दे। क्यों नहीं जानते कौन है, इतना बॉदरेशन है तो उसको खुद के नहीं भूलेगा। नहीं छोड़, आपको भी नहीं भूलेगा।